यदि आपको किसी वस्तु की आयु पता लगानी हो तो आप क्या करेंगे? यानी आपको ये जानना है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो आपको इस संबंध में जानकारी दे सके। लेकिन तब क्या होगा जब वो वस्तु काफी ज्यादा पुरानी हो, यानी लगभग 10 से 20 हजार साल पुरानी। उस समय का कोई भी व्यक्ति हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके लिए हम विज्ञान के पास जाते हैं, विज्ञान का सहारा लेते हैं। अब ऐसी ही विज्ञान की एक जरूरत हमें ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को सुलझाने में लगी है। दरअसल बीते दिनों हमें मस्जिद में एक संरचना प्राप्त हुई थी जिसको शिवलिंग नुमा संरचना बताया गया था। अब हाल ही में वाराणसी के एक स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें इस पूरी शिवलिंग नुमा संरचना की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो पूरी संरचना है ये कितनी ज्यादा पुरानी है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित, इसी कार्बन डेटिंग मेथड से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ये जो संरचना प्राप्त हुई थी ये कब प्राप्त हुई थी और किस तरह से प्राप्त हुई थी, यानी इस पूरे विवाद की एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद तिथि निर्धारण किस तरह से किया जाता है, उसकी तमाम विधियां क्या है, तिथि निर्धारण क्यों किया जाता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है इस मेथड पर भी बात करेंगे, इसकी बुनियादी बातें जानेंगे। इसके अलावा इस मेथड में C14 का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है ये पूरी विधि किस तरह से काम करती है, उसके वर्किंग मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। अंत में इस मेथड की क्या लिमिटेशंस हैं उस पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे प्राचीन भारतीय इतिहास जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हाट इज कार्बन डेटिंग एंड कैन द ज्ञानवापी शिवलिंग बी डेटेड बाय दिस टेक्निक, यानी ये पूरी टेक्निक क्या है, कार्बन डेटिंग मेथड क्या है। और इसके अलावा ये जो ज्ञानवापी मस्जिद से हमें एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जिसका दावा किया जा रहा है, क्या इस पूरे मेथड के माध्यम से शिवलिंग की सही आयु पता लगाई जा सकती है, इसी को लेकर इस खबर में बात की गई है। ये पूरा मेथड कितना उपयोगी साबित हो सकता है उसको समझने की कोशिश की गई है इस पूरी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो ये जो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद है, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच जो विवाद लगातार जारी है, ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय से हिंदू पक्ष द्वारा ये मांग की जा रही है, ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मस्जिद है ये पहले एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी मांग है कि इस मस्जिद को हिंदू मंदिर के अधीन कर दिया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष द्वारा स्पष्ट तौर पर इस दावे का विरोध किया जा रहा है। इस अब मौजूदा समय में ये जो विवाद है इस विवाद ने कानूनी रूप धारण कर लिया है। बीते दिनों एक पक्ष द्वारा इस पूरे विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद की जटिलता को देखते हुए इस विवाद को एक स्थानीय अदालत के समक्ष ट्रांसफर कर दिया था। अब स्थानीय अदालत के समक्ष जब इस पूरे विवाद को ट्रांसफर किया गया तो इसके बाद स्थानीय अदालत ने इसी वर्ष मई महीने में इस पूरी मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था। धीरे धीरे ये वीडियोग्राफी शुरू हुई, काफी ज्यादा विरोध भी किया गया, लेकिन जब ये वीडियोग्राफी शुरू हुई और इसकी जब खबरें सामने आई तो इसके बाद यहां से इस पूरी वीडियोग्राफी के हिस्से के तौर पर एक शिवलिंग नुमा आकृति देखी गई, एक शिवलिंग नुमा आकृति की खोज की गई। हालांकि शिवलिंग नुमा आकृति इसी की वजह से ये पूरा विवाद और ज्यादा गंभीर रूप इस पूरे विवाद ने धारण कर लिया। इस पूरे जो संरचना प्राप्त हुई थी, संरचना को लेकर अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जो आकृति प्राप्त हुई है, जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, ये दरअसल एक शिवलिंग है जो पुराने मंदिर में मौजूद था। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये जो संरचना प्राप्त हुई है ये कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि मस्जिद के वजूखाने की एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, जिसे एक फाउंटेन बताया जा रहा है, एक झरना बताया जा रहा है। तो दोनों पक्षों द्वारा अपने अलग अलग तरह के तर्क पेश किए जा रहे हैं। इसी के बाद से वाराणसी की एक जिला अदालत ने हाल ही में एक याचिका को मंजूरी दी है। दरअसल बीते दिनों इसी पूरे विषय को लेकर वाराणसी की एक जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि ये जो संरचना प्राप्त हुई है, शिवलिंग की जो संरचना मिली है, इस संरचना की कार्बन डेटिंग कराई जाए। कार्बन डेटिंग के माध्यम से इस संरचना की आयु क्या है इसको ज्ञात करने की, इसको पता लगाने की, इसको खोजने की कोशिश की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो पूरी शिवलिंग की आकृति है ये कितनी ज्यादा पुरानी है
और क्या ये मस्जिद से भी ज्यादा पुरानी है? और जब इस पूरे मेथड का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद एक नया रूप ले सकता है। तो ये तो बात हुई इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि की कि आखिर ये जो पूरा विषय है वो चर्चा में क्यों आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और तिथि निर्धारण और उससे संबंधित क्या क्या विधियां मौजूद हैं उन विधियों पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि इतिहास का कालक्रम हमारे पास मौजूद नहीं होगा, क्रोनोलॉजी मौजूद नहीं होगी, तो उस इतिहास का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। खासतौर पर जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं, प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं, तो हमारे लिए क्रोनोलॉजी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब उदाहरण के लिए आपको कोई एक जीवाश्म मिलता है और आप उस जीवाश्म की क्रोनोलॉजी पता लगाने में अक्षम है, उसको पता लगाने में संभव नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो जो जीवाश्म मिला है वो जीवाश्म वैज्ञानिक लिहाज से आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होगा। हालांकि सांस्कृतिक लिहाज से वो उपयोगी है, लेकिन वैज्ञानिक लिहाज से वो इतना ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। इसी वजह से जो भी जीवाश्म मिलते हैं उनका कालक्रम पता लगाना, उनकी क्रोनोलॉजी पता लगाना, उनकी सही आयु पता लगाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि कालक्रम निर्धारित होने से कोई जीवाश्म सभ्यता के किस कालखंड में मौजूद था, किस अध्याय में मौजूद था, किस चैप्टर में मौजूद था, ये पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी के हिस्से के तौर पर कालक्रम का निर्धारण करने के लिए, क्रोनोलॉजी का निर्धारण करने के लिए हमारे पास दो तरह की विधियां मौजूद हैं। पहली विधि का नाम है रिलेटिव डेटिंग मेथड और दूसरी विधि का नाम है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। इन दोनों के बारे में बात करें तो ये जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है, इस मेथड के तहत मुख्य तौर पर अतीत की, हिस्ट्री की जो विशेष घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं के सापेक्ष में किसी वस्तु की, किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाने की कोशिश की जाती है, उसके कंपैरिजन में पता लगाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए यदि हमें कोई जीवाश्म मिलता है तो उस माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इतिहास के किस घटना के आसपास का है। यानी हमें कोई जीवाश्म मिलता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो जीवाश्म है ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का है या उसके बाद का है, या फिर किसी अन्य सभ्यता के पहले का है या फिर उसके बाद का है। इसी मेथड को हम रिलेटिव डेटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इस पूरे मेथड में मुख्य तौर पर किसी भी जीवाश्म की स्पष्ट तिथि निर्धारित नहीं की जाती है, केवल रिलेटिव डेटिंग की जाती है। रिलेटिव मेथड, रिलेटिव आयु जानने की कोशिश की जाती है। वहीं इसके विपरीत दूसरा मेथड है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड को क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड भी कहा जाता है। क्रोनोमेट्रिक का मतलब होता है समय को मापने का विज्ञान, यानी ऐसा साइंस जिसके तहत समय को मापा जाता है, समय की गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। इसी को क्रोनोमेट्रिक कहा जाता है और इसी वजह से इस पूरे मेथड को, ये जो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, इस मेथड को क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड के तहत मुख्य तौर पर किसी भी जीवाश्म की असल आयु, स्पष्ट तिथि ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। इसके तहत ये ज्ञात करने की कोशिश की जाती है, जानने की कोशिश की जाती है कि कोई जीवाश्म जो है, कोई फॉसिल है, वो कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, किस तिथि में उसका जन्म हुआ था, किस तिथि में वो बना था, ये जानने की इस मेथड में कोशिश की जाती है। और इसी मेथड के हिस्से के तौर पर हमें अब बात करेंगे कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग इसी एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड का एक हिस्सा है। अब कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है ये व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी जीवाश्म की तिथि निर्धारित करने के लिए, किसी भी फॉसिल की तिथि निर्धारित करने के लिए। अब इस पूरे मेथड के तहत कार्बनिक पदार्थों की स्पष्ट आयु पता लगाने की कोशिश की जाती है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी स्पष्ट आयु, उनकी एक क्लियर आयु पता लगाने की कोशिश की जाती है। अब कार्बनिक पदार्थ कौन से? कार्बनिक पदार्थ यानी वो पदार्थ जो इतिहास में कभी जीवित रहे थे, कभी लिविंग ऑर्गेनिक थे, कभी लिविंग एलिमेंट्स थे और मौजूदा समय में उनकी मृत्यु हो गई है, अब वो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स बन गए हैं, कार्बनिक पदार्थ बन गए हैं। कार्बनिक पदार्थ जो जीवित चीजें होती हैं, उन जीवित चीजों में विभिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में किसी न किसी तरह से कार्बन जरूर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसे कार्बन डेटिंग मेथड भी कहा जाता है। इस पूरे मेथड के तहत तिथि निर्धारित करने के लिए कार्बन के एक विशेष समस्थानिक यानी आइसोटोप, जिसे C14 के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इस C14 का उपयोग करते हुए इसकी गणना की जाती है और इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों से की जाती है, जिसके माध्यम से किसी जीवाश्म की तिथि, उसकी डेटिंग करने की कोशिश की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और ये कार्बन डेटिंग मेथड काम किस तरह से करता है, इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर C14 होता क्या है। अब C14 क्योंकि एक आइसोटोप है तो आइसोटोप को समझ लेना भी जरूरी है। तो हम जानते हैं कि हर एक परमाणु के, जो भी एटम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ मौजूद होते हैं, एक साथ एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। अब एक ही रासायनिक तत्व में, एक ही केमिकल एलिमेंट में जो अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है,
हालांकि प्रोटॉन की संख्या सेम ही होती है। इस तरह से एक ही तत्व के परमाणुओं में जिनमें अलग अलग न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इन्हीं को आइसोटोप कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। यानी नाइट्रोजन का एक एटम है जिसमें अलग न्यूट्रॉन की संख्या कम है, दूसरा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, दोनों ही नाइट्रोजन है लेकिन दोनों नाइट्रोजन के आइसोटोप हैं, तो इसे आइसोटोप कहा जाता है। अब मौजूदा समय में हम जानते हैं कि कार्बन के मुख्यतः 3 समस्थानिक मौजूद हैं, 3 आइसोटोप मौजूद हैं। इनके नाम है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब कार्बन 12 के नाभिक में, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। कार्बन 13 के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि कार्बन 14 के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब यहाँ विशेष बात यह है कि इनके अलग अलग गुण भी होते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये जो शुरुआती 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13, ये दोनों स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, जबकि जो कार्बन 14 है वो अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। इसके अलावा कार्बन 14 रेडियोधर्मी पदार्थ भी होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसके अलावा ये हमने पहले ही बात की, ये अस्थिर होता है। अस्थिर होने का मतलब है कि समय के साथ ये डिके होने लगता है, समय के साथ इसकी जो मात्रा है उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है और समय के साथ ये पूरी तरह से समाप्त भी हो जाता है। इसका ये एक विशेष गुण है, एक स्पेशल फीचर है इसका ये जी, और यही इसी के स्पेशल फीचर से जन्म होता है कार्बन डेटिंग की टेक्निक का। कार्बन डेटिंग जो टेक्निक है वो यहीं से पैदा होती है। अब आगे जान लेते हैं कि ये टेक्निक काम कैसे करती है, इस तकनीक का पूरा मेथड क्या है, किस तरह से ये काम करती है, उसको जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो जब ऊपरी वायुमंडल में, हमारा जो ऊपर वाला वायुमंडल का हिस्सा है, उस वायुमंडल में कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें किसी परमाणु से, किसी एटम से कोलाइड होती हैं, टकराती हैं, तो इस टकराहट की वजह से एक न्यूट्रॉन का जन्म होता है, एक न्यूट्रॉन पैदा होता है। ये न्यूट्रॉन काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है इसमें। आगे चलकर जब ये जो न्यूट्रॉन जन्म हुआ है, आगे चलकर जब ये न्यूट्रॉन हमारे वायुमंडल में किसी नाइट्रोजन 14 से टकराता है, तो इस टकराहट की वजह से, इस कोलिजन की वजह से कार्बन 14 का जन्म होता है। अब कार्बन 14 का जन्म हो गया, इसके बाद जब ये कार्बन 14 हमारे वायुमंडल में पहुंचेगा, तो वायुमंडल में चलकर ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, कोलाइड करेगा, और इस इंटरेक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जन्म होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जन्म होती है तो इसकी ये हमारे वायुमंडल में मौजूद रहती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पेड़ और पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। इसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधों में पहुंचती है, तो ये पेड़ पौधे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं और साथ ही मनुष्यों द्वारा भी खाए जाते हैं। तो इस तरह से इस पूरे मेथड के माध्यम से, इस पूरी विधि के माध्यम से, ये जो कार्बन 14 है, जिसका जन्म नाइट्रोजन 14 और न्यूट्रॉन के मिलकर से हुआ था, जब ये कार्बन 14 हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाता है, हमारी फूड वेब में पहुंच जाता है। अब हमने पहले ही बात की कि ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है, इस पूरे मेथड में मुख्यतः 2 आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। पहला आइसोटोप है कार्बन 12 और दूसरा आइसोटोप है कार्बन 14, यानी C12 और C14। हम जानते हैं कि कार्बन जो 12 है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और समय के साथ डिके होता रहता है, समय के साथ इसमें क्षरण होता रहता है, इसमें कमी आती रहती है। अब जब किसी भी जीव की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद वातावरण के साथ उसका जो इंटरेक्शन हो रहा था, वो इंटरेक्शन भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब जब ये इंटरेक्शन समाप्त हो जाता है, तो इसकी वजह से जीव में कार्बन का प्रवेश भी बंद हो जाता है और कार्बन बाहर जाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन हो रहा था एनवायरनमेंट के साथ, वो पूरा इंटरेक्शन ही पूरी तरह से बंद हो गया है। तो इसकी वजह से उसके शरीर में ना कोई कार्बन प्रवेश करेगा और ना ही कोई कार्बन बाहर जाएगा। अब जब ना कोई कार्बन प्रवेश करता है, ना ही कोई कार्बन बाहर जाता है, तो हमने पहले ही बात की कार्बन 12 अस्थिर, पूरी तरह से स्थिर है, स्टेबल होता है, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, अस्थिर होता है। तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि कार्बन 12 जो उसके शरीर में पहले से मौजूद था वो पूरी तरह से स्थिर बना रहता है, जबकि कार्बन 14 कम होने लगता है। अब वैज्ञानिकों द्वारा इस कार्बन 14 के कम होने की दर भी पता लगाई गई है। इसकी दर होती है कि जो कार्बन 14 है, ये लगभग 5730 वर्षों में आधा रह जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 5730 वर्षों में आधी रह जाती है। इसी के आधार पर ये जो 5730 की जो आयु है, इस आयु को हाफ लाइफ कहा जाता है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ कहा जाता है। इसी हाफ लाइफ के आधार पर ये हाफ लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी आधार पर कार्बन डेटिंग मेथड को उपयोग किया जाता है। इस मेथड के तहत C12 में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि C12 काफी ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि जो C14 है उसमें परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन की गणना की जाती है, इसी परिवर्तन का आकलन किया जाता है और इसी परिवर्तन के आधार पर कार्बनिक जीवाश्म की आयु का पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कितनी ज्यादा कमी आई है, उसी कमी का कंपैरिजन किया जाता है
और इसी कंपैरिजन के आधार पर आयु ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो बात हुई काम, ये पूरी जो मेथड है वो किस तरह से काम करता है। अब आगे जान लेते हैं कि इस मेथड की कमियां क्या है, इस मेथड में किस तरह की लिमिटेशंस मौजूद हैं। तो इसकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण लिमिटेशन ये है कि ये जो पूरा मेथड है वो सभी परिस्थितियों में काम नहीं करता है। ये मेथड मुख्य तौर पर केवल कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने में सक्षम है और इस मेथड के माध्यम से अकार्बनिक पदार्थों की आयु नहीं जानी जा सकती है। अकार्बनिक पदार्थ यानी मुख्य तौर पर जैसे चट्टान, रॉक्स, इनकी आयु जानने में ये पूरा मेथड सक्षम नहीं है, क्योंकि ये जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है, कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है, जिसकी वजह से कार्बन की गणना भी नहीं की जा सकती है और ये पूरा मेथड विफल हो जाता है। और यहीं से ज्ञानवापी मस्जिद में जो कार्बन डेटिंग की मांग की गई है उसके समक्ष एक चुनौती उत्पन्न होती है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में जो हमें संरचना प्राप्त हुई है वो एक रॉक संरचना है, एक रॉक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये कार्बन डेटिंग मेथड का उपयोग उस पर नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ जानकारों द्वारा कुछ अन्य तरह के सुझाव जरूर दिए जा रहे हैं। जैसे एक सुझाव ये है कि जो संरचना प्राप्त हुई है उस संरचना के नीचे भी कुछ कार्बनिक पदार्थ मौजूद होंगे, कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उन एलिमेंट्स पर कार्बन डेटिंग मेथड का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसके विरोध में यह तर्क दिया जा रहा है कि जब इस मेथड का उपयोग किया जाएगा तो इसकी वजह से ज्ञानव्यापी मस्जिद में काफी ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि जाहिर तौर पर एक विवादास्पद कदम हो सकता है। मुस्लिम पक्ष द्वारा इसका काफी ज्यादा विरोध किया जाएगा। इसके अलावा और लिमिटेशंस क्या है उनकी बात करें तो ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है, इस मेथड के माध्यम से केवल 40,000 से 60,000 तक ही आयु प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी एलिमेंट की आयु 40,000 से 60,000 वर्ष से ज्यादा है तो उस एलिमेंट का उपयोग, इस पूरे मेथड का उस एलिमेंट पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवधि के बाद 40,000 से 60,000 वर्ष की अवधि के बाद कार्बन 14 इतना ज्यादा कम हो जाता है कि उसका परीक्षण करना काफी ज्यादा असंभव होता है, काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि जो मौजूदा तकनीक है उस तकनीक के माध्यम से इस विषय पर शोध जरूर किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है। हालांकि अभी भी इससे ज्यादा अवधि प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है। इसके अलावा इस पूरे मेथड के तहत अन्य कार्बन युक्त सामग्री या फिर अन्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के संपर्क में आने से जो स्पेसिमेन है, जो नमूना है, वो दूषित हो सकता है, पॉल्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से गणना करना असंभव हो जाता है, आकलन करना, परीक्षण करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दुनिया भर में हम जानते हैं कि कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन में, कार्बन एमिशन में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों द्वारा परमाणु परीक्षण भी किया जा रहा है और इन्हीं वजह से जो C12 और C14 के बीच जो निर्धारित अनुपात है उस अनुपात में कुछ असंतुलन देखने को मिल रहा है, कुछ इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो आकलन है ये आगे चलकर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कुछ लिमिटेशंस की कि क्या क्या लिमिटेशंस मौजूद हैं। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इस पूरे प्रश्न का जवाब लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग क्या है और यह किस आधार पर काम करती है। इस विधि से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। आपको 250 शब्दों में इस प्रश्न का जवाब लिखना है। यानी सबसे पहले आपको इस प्रश्न पे बताना है कि कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, ये मेथड किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसमें किस किस तरह के एलिमेंट शामिल होते हैं और साथ ही इस मेथड के लिमिटेशंस क्या है, इसकी चुनौतियां क्या हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो कार्बन डेटिंग मेथड है उस कार्बन डेटिंग मेथड में कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप उपयोग किए जाते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में से किस किस का उपयोग कार्बन डेटिंग मेथड में किया जाता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।